शुरू करेंगे। और अब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अब मैं चाहूंगी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश वानखी जी अपने संबोधन अपना शुरू करें। भारत माता की भारत माता की संपूर्ण देशवासियों को व विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन महत्वपूर्ण है, केवल इसलिए नहीं कि हमने गणतंत्र आज स्थापित किया था। एक सजग मीडिया प्रहरी और इस देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम लोगों का यह कर्तव्य भी है कि ये गणतंत्र अबाधित रहे। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये गणतंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि गणतंत्र संख्या के आधार पर ही है, ये इसके नाम में ही है और संख्या में हम घट रहे हैं। और इसलिए आज मैं मेरे संबोधन में प्रारंभ ही भारत सरकार से इस आग्रह के साथ करूंगा कि इस देश में नक्सलवाद को जिस तरीके से हमने आंतरिक युद्ध मानकर उसके विरुद्ध संघर्ष करके उसको समाप्त किया, वैसे ही नक्सलवाद की तरह जिहाद को भी देश के विरुद्ध युद्ध मानकर उसके समाप्ति के दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा मां भारती के सपूतों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध की स्वतंत्रता हो या इस्लामी स्वतंत्रता हो, उनके विरुद्ध लड़ी गई संघर्ष में जो बलिदान दिए, 10 करोड़ लोगों ने इस देश में, हम हिंदू रहे इसलिए बलिदान दिए हैं। ऐसे में अगर हमने इस गणतंत्र को विफल होते देखा तो स्वर्ग से उनके बलिदानी आत्माओं को निश्चित तौर पर शांति नहीं मिलेगी। हमारा कर्तव्य है कि यह गणतंत्र सफल हो और इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चुनौतियां हैं। मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुविधा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी क्षेत्र की चर्चा देश का वर्तमान नेतृत्व और पिछला नेतृत्व भी करता आया है। समाज में भी इसकी चर्चा होती है, लेकिन जिसको अस्तित्व की लड़ाई कहे उस पर चर्चा करने से लोग कतराते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम गणतंत्र दिवस पर ऐसी बात करेंगे तो ठीक नहीं है। लोगों को सेरेमोनियल मूड होता है, मतलब केवल उत्साह का बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। मुझे लगता है देश में जब राष्ट्रभक्ति कम है, जापान की तुलना में, दूसरे कई देशों के तुलना में हमारे यहाँ का राष्ट्रवाद आज भी उतना प्रखर नहीं है। हमारे यहाँ पर देश की चर्चा 2 दिनों में लोग करते हैं, बस गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन वो भी हॉलिडे मूड में होते हैं। कोई पहाड़ों पर घूमने जाता है तो कोई घर में रजाई में ही रहता है। क्यों? छुट्टी है। मैं मानता हूं कि यह दिन छुट्टी का नहीं, यह दिन राष्ट्रीय चिंतन का है। हमें ना केवल इस उत्सव को मनाना है, बल्कि यह उत्सव हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियां मना सके, इसलिए भी हमको आज चिंतन करना है। और आज का चिंतन यही कहता है कि हम जहां पर पहुंचे हैं वो निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय है।
गणतंत्र की सफलता के बारे में और इस तंत्र के नए विकास के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। जब हम राजघाट पर चल रही झांकियां देखते हैं तो एक तरफ हमारा हृदय गर्व से भर आता है, स्वाभिमान से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश के सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे पास कितने बड़े संसाधन हैं। लेकिन मैं देश के नेतृत्व को और जागरूक समाज को कहना चाहता हूं कि हमारे पास सीमा के पार के दुश्मनों से लड़ने के लिए तो बहुत आधुनिक शस्त्र भी है और मोदी सरकार ने आने के बाद उसमें बहुत बड़े पैमाने पर विकास भी किया है, स्वदेशी निर्माण भी किया है। लेकिन जितना ताकत, जितना पैसा, जितना बजट, जितनी सारी शक्ति, रणनीति हम सीमा के पार के शत्रुओं के विरुद्ध लगा रहे हैं, हम सीमा के अंदर के शत्रुओं के विरुद्ध नहीं लगा रहे। हमारे देश के पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे, मतलब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और उन्होंने आधा मोर्चा हिंदुस्तान के अंदर के गद्दारों को कहा था। मैं तो कहता हूं कि चीन और पाकिस्तान ने जितना बड़ा नुकसान पिछले स्वतंत्रता से लेकर आज तक किया हो, उससे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के अंदर के 2.5 मोर्चे के आधे मोर्चे ने किया है, और इसलिए उसकी ताकत इन 2 मोर्चों से ज्यादा है। और इसलिए अगर उसे ही हम युद्ध नहीं मानेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे संबोधन के प्रारंभ में कि हमने नक्सलवाद को युद्ध माना। कैसे माना? शुरू में तो हम कहते थे कि वो भटके हुए जवान हैं, लेकिन जब ये ध्यान में आ गया कि उनको विदेशी शक्तियों से ताकत मिल रही है, उनका लक्ष्य कोई गरीबों को न्याय देना नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में कोई सुविधा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इस देश के सेना के पैरामिलिट्री के जवानों को मारना और यहाँ पर अपना राज स्थापित करना है। वामपंथी विचारधारा के विरुद्ध लाल आतंक को हमने युद्ध माना और उसका खात्मा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अब अंतिम चरण में है। उन्होंने मार्च 2026 की घोषणा की है और मुझे लगता है अगले 2 महीने में हम उसको प्राप्त भी करेंगे। क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि हमने माना कि आंतरिक युद्ध है। अगर हम नक्सलवाद को आंतरिक युद्ध मानकर उसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि जिस दिन हम तय करेंगे कि जिहाद भी आंतरिक युद्ध है, उस दिन हम जिहाद पर भी विजय प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए अगर ऐसा हम करते हैं तो आज का यह हमारी जो यहां से एक राष्ट्रभक्त चैनल के मीडिया मंदिर से दी गई सलाह एक देशभक्त की सलाह है, और मैं ये मानता हूं कि इस पर काम होगा तो निश्चित तौर पर हमारा गणतंत्र सुरक्षित रहेगा। हम शत्रु मानने से उस दिशा में सोचेंगे, रणनीति बनाएंगे। शत्रु मानने से उस दिशा में सोचने, रणनीति बनाने के बाद हम बजट देंगे, हमारी फोर्स उस दिशा में लगेगी। और आज जो इस देश में विदेशी शक्तियों के द्वारा संचालित जो भी अराष्ट्रीय कर्तव्य काम यहाँ पर वो लोग अपना कर्तव्य मानकर कर रहे हैं, हम उसका खात्मा कर सकते हैं। इन सब में हमको ये देखना है कि उनके शक्ति केंद्र कहाँ है। जैसे हमने देखा कि नक्सलवाद जो है वो जंगलों में केवल नहीं है, नक्सलवाद जंगलों में तो लड़ने का काम करता है बंदूकों से, लेकिन वामपंथी नक्सलवाद जिसको अर्बन नक्सलवाद कहते हैं वो शहरों में भी काम करता है। वैसे ही जिहादियों का दोनों स्तरों पर काम होता है, मीडिया में, बॉलीवुड में, साहित्य में वैचारिक आतंकवाद फैलाना, और दूसरी तरफ मदरसों के द्वारा इस देश के छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में राष्ट्र विरोधी बातें, हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काना। यह सब कुछ अगर हो रहा है और फिर भी इस देश का कोई भी नेता, सामाजिक, राजनीतिक, मीडिया का पत्रकार या कोई आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति भी ये कहता है कि उनको अपना पुस्तक पढ़ने का अधिकार है, तो मैं कहूंगा कि आपकी मूर्खता हम पर मत ला दिए, क्योंकि वहां पर केवल पुस्तक नहीं सिखाया जा रहा है, वहां पर यह सिखाया जा रहा है कि हिंदू काफिर हैं और उस काफिर को मारना हमारा अधिकार है। वह सिखाया जा रहा है कि गजवा हिंद करना है, और कोई जब गजवा हिंद कहता है तो लोग कहेंगे कि गजवा हिंद तो होने वाला नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, इस बार मैंने जो पुस्तक लिखी है उसका उल्लेख मैं आज इस गणतंत्र दिवस के संबोधन में अवश्य करूंगा। जो गजवा हिंद है ये कोई अधूरा स्वप्न नहीं है, ये केवल स्वप्न नहीं है, बल्कि आधे से ज्यादा गजवा हिंद सफल हो चुका है। इस देश की 2 भुजाएं, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ बांग्लादेश, ऑलरेडी काटी जा चुकी है। तो ये गजवा हिंद की सफलता है या नहीं, हमको सोचना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं कि ये गजवा हिंद की सफलता है। गजवा हिंद ने ना केवल बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमसे तोड़ लिया,
बल्कि गजवा हिंद ने इस देश के हजारों शहरों को ऑलरेडी इस्लामी शहर बना दिया है। अभी अभी हमने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, वहां पर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में मुंब्रा महापालिका में एक युवती जिसको कल तक कहा जाता था, वो जीतने के बाद जिहादिन बनती है और कहती है कि हम पूरे मुंब्रे को हरा बना देंगे। उनके पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष आता है ओवैसी के, और वो कहता है इसने तो मुंब्रा की बात की, हम तो पूरे महाराष्ट्र को हरा बना देंगे। और ओवैसी तो देश को हरा बनने का काम कर ही रहा है। इस देश के ऐसे शक्तियों के द्वारा अपने एजेंडे पर पीढ़ीगत काम हो रहा है। जनरेशन का प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है। कई पीढ़ियां गुजरती जा रही है। जीना मर गया मतलब उसका मिशन, जीना भी किसी दूसरे के मिशन पर था और वो मिशन उसने पूरा किया, उसके बाद की पीढ़ियां पूरी कर रही है। हमारे यहां पर हम केवल व्यक्तिगत करियर, मेरा क्या होगा, मैं माइक मेरे हाथ में हो, अगर मैं बोलूंगा तो कई नेता नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कई सिस्टम मेरे से खपा तो नहीं हो जाएगी, कई सुनने वाले मुझे एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं कहेंगे। ये मेरा क्या होगा, इस चिंता में हम बोलते नहीं। और इसलिए जिनके पास बोलने का अवसर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सुनने वाली ऑडियंस है, वो भी ये बातें बोलने से कतराते हैं। मुझे लगता है कि अगर जहां कम वहां हम, ये सुदर्शन का नारा है। और इसलिए अगर कोई नहीं बोलता है तो हम बोलते थे, बोल रहे हैं और इसे सफल होने तक बोलते रहेंगे। ये संकल्प हम यहां पर आज पुनः लेते हैं। हमें आज ये मांग भी करनी चाहिए कि अगर गजवा हिंद को रोकना है तो इसकी फैक्ट्री मदरसे है और मदरसों से इसको बंद करना चाहिए। मैं तो वैसे भी हमेशा बोलता रहता हूं, लेकिन आज मैं बहुत सिस्टमेटिक तौर पर इस गणतंत्र दिवस पर ये बातें मुद्दों और तर्कों के साथ इसलिए भी रख रहा हूं क्योंकि अन्य दिनों के समान ये दिन नहीं है। ये दिन राष्ट्रीय चिंतन का दिन है। और आज प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 2 बार यहां खड़ा होकर अपने चैनल, अपने साथ देशभक्तों की जो फौज राष्ट्र निर्माण के द्वारा है, उनके द्वारा करने के एजेंडे की बात करते हैं। आज मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा और कुछ नए बातें भी उसमें जोड़ना चाहूंगा। 2023 के गणतंत्र दिवस पर हमने घोषणा की थी कि हम आने वाले वर्षों में घुसपैठ के विरुद्ध, क्योंकि गजवा हिंद का बड़ा हथियार घुसपैठ है। घुसपैठ में इस देश में कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक नहीं घुसे हैं। मैं मानता हूं गजवा हिंद के सैनिक घुसे हुए। अगर आपके देश में 10 करोड़ सैनिक विदेशी शक्तियों के घुसे हैं तो आपके लिए चिंता का विषय है। और इसलिए 2023 में मैंने कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम हम चालू करेंगे। कई लोगों ने हमको कहा, सुरेश जी घुसपैठियों के विरुद्ध तो हम कॉलेज में थे तब से सुनते आए हैं, क्या होना है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सुदर्शन ने मुद्दा हाथ में लिया तो मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और देश के दर्जन भर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। यह सुदर्शन का यश है। और इसलिए इस यश को हम पर्याप्त नहीं मानते। इसे अंजाम तक अगर पहुंचाना है तो इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के अभियान को केवल एसआर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम इस वर्ष भी इस पर काम करेंगे और देश की सरकार को इस पर आगे बढ़ाने के लिए जरूर कहेंगे। इसमें मैं उन राजनीतिक दलों को भी आज अपील करने का अवसर खोना नहीं चाहता जो अपने आप को इस देश के दल कहते हैं, लेकिन एसआर की सरकार की राजनीतिक केवल मंशा का विरोध करते हैं। खास करके मैं नाम भी लूंगा, जिसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल, शरद पवार की पार्टी, या ऐसे कई पार्टियां हैं जो पार्टियां अपने आप को भारतीय तो कहती है लेकिन घुसपैठियों को इस देश के मतदाता सूची से हटाने का विरोध करती है। मैं मानता हूं कि इस देश में विदेशी मतदाताओं को मतदान करने के अधिकार का समर्थन करने वाला इस देश का नागरिक नहीं, इस देश का शत्रु है। और इसलिए यह शत्रुता का काम यह दल ना करे। सरकार और कानून तो आपका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस देश की जनता क्या करती है इतिहास में कई बार साबित हुआ है। इसलिए इन दलों के नेताओं को ये चेतावनी समझे, सलाह समझे या जो समझे, लेकिन आपको इस देश के विरुद्ध और राजनीतिक दल के रूप में स्टैंड को बदलना होगा। ये इस देश की पुकार है। देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ ये चैनल आपको ये सलाह के तौर पर दे रहा है। डेमोग्राफिक चेंज, इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधन में कहा कि हम डेमोग्राफी मिशन चलाएंगे, लेकिन केवल सरकार डेमोग्राफी मिशन चलाएगी तो बात नहीं बनेगी। इस देश की जनता ने वो चलाना चाहिए
और इसलिए 2024 के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर हमने यहां पर घोषणा की थी कि हम महाराष्ट्र के चुनाव के पहले वहां पर जनता एनआरसी लाएंगे। और मुझे यह बताते हुए आनंद होता है कि महाराष्ट्र के जनता ने इस आंदोलन को हाथों हाथ लिया, वहां के चुनाव का यह मुद्दा बना और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद की सरकार ने अभी तक 2600 घुसपैठियों को महाराष्ट्र से बाहर भेज दिया। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव के दरमियान किए गए वादों को पूरा किया, लेकिन ये शुरुआत है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठी है, 2600 तो 1% भी नहीं हुए, और इसलिए इस अनुपात को 100% तक लेके जाने के लिए महाराष्ट्र देश को हमेशा आदर्श दिखाता रहा है, वो दिखाए, बाकी राज्य भी इस दिशा में काम करे। कुछ लोग अपने चुनावी लाभ के लिए इन घुसपैठियों को बाहर निकालने का जो विरोध कर रहे हैं, जिसका एसआईआर के रूप में मैंने यहां पहले ही उल्लेख किया, मुझे लगता है कि उनको भी इसमें जुड़ जाना चाहिए। यह सब कुछ करते समय जो मूलभूत मांगे हैं हमारी, चैनल की स्थापना से लेकर इस देश के राष्ट्रवादी मूवमेंट में स्वतंत्रता से लेकर अब तक चलाई है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब संविधान सभा में भी कहा था इस देश में समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, अभी तक वो नहीं आई। आज मैं उस पर ज्यादा बोलने के बजाय बस याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार को कि उनका यह एजेंडा भी अभी अधूरा है, इस पे काम होना चाहिए। और साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जिस पुस्तक का उल्लेख मैंने अभी किया, यह पुस्तक इस पूरे आंदोलन का एक गीता के रूप में मार्गदर्शक भूमिका निभा सकती है। मैंने कैसे बने इस्लामी देश इस पुस्तक में बताया है कि 58 देश कैसे इस्लामी बने, उसमें से केवल 13 देश है जो तलवार के दम पर बने, 35 देश है जो डेमोग्राफी से बने, मतलब जनसंख्या से बने, मतलब पेट से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, उस देश को इस्लामी बनाने वाले सैनिक जन्म ले रहे थे। इस देश में भी आज यही स्थिति चल रही है। और इसलिए कैसे बने इस्लामी देश, इनमें 5 अवस्थाएं। पहली, जनसंख्या बढ़ाओ। दूसरी, अपनी पहचान अलग बनाओ। तीसरी, राजनीतिक प्रभाव की और अलग अलग अधिकारों की मांग करो। चौथी, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले समूहों को आगे बढ़ाओ। और 5वां, उस देश को इस्लामी देश घोषित करो। आज हिंदुस्तान इसमें से तीसरे अवस्था में है। इसके बाद अगर ये 2 की तरफ यात्रा करेगा तो देश इस्लामी बनने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन इसका प्रवास 2 की तरफ नहीं बल्कि चौथी अवस्था की तरफ हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर इस देश को इस्लामी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पुस्तक का अध्ययन ये कहता है, मैंने लिखा है कि जो भी देश तीसरे से वापस आया वो बच गया। मैंने आंकड़ों के साथ उसमें उदाहरण दिया है स्पेन का, मैंने आंकड़ों के साथ उदाहरण दिया है जो हमारे ही देश का कभी हिस्सा था, ब्रह्मदेश, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं। हमारा ही श्रीलंका 3 से 2 की तरफ आए और ब्रह्मदेश तो 2 से 1 की तरफ आया, बच गया। वहां तो एक भी समाप्त करके उन्होंने पहचान और जनसंख्या पर नियंत्रण करा दिया। 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या को अपने देश से बाहर भिजवा दिया। हम क्यों वो नहीं कर सकते? बौद्ध देश, बुद्ध की भूमिका तो हमेशा अहिंसा की रही है, लेकिन बुद्ध को मानने वाले देश अगर ऐसा कर सकते तो महाभारत जैसे युद्ध करने वाले देश क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश के वर्तमान नेतृत्व को यह चीज समझनी होगी और वो करके दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि हमारा उनके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राथमिकता की बात है। इस पुस्तक में मैंने 9 उन देशों का उल्लेख किया है जो देश इस्लामी नहीं बने, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। स्पेन, ये तो इस्लामी हो गया था, लेकिन 800 वर्ष पूर्व वहां के सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने कहा या तो इस्लाम छोड़ो या तो स्पेन छोड़ो। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि लोगों ने इस्लाम छोड़ा, मस्जिदें तोड़ी गई, मीनारें उतारी गई, और वहां पर स्पेन आज भी ईसाई देश है। लेकिन दुनिया के कम देशों ने यह साहस दिखाया। हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं, क्या हुआ है? भले ही हम 75 देश 78 वर्षों को पीछे देखते हो, लेकिन 350 वर्ष पूर्व अगर पीछे जाएंगे तो इस देश में इस्लामी शासन अटक से लेकर कटक तक था, मतलब आज के अफगानिस्तान तक था। लेकिन महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। जीजा माता ने एक ऐसे पुत्र को अपने गर्भ में संस्कार दिया जिसको बाहर जन्म लेकर आने के पहले ही लक्ष्य दिया गया था कि इस देश के इस्लामी शासन को समाप्त करना है। मैं इस बार उनका उल्लेख इसलिए भी करना चाहता हूं
क्योंकि पिछले वर्ष हमने 350 वर्ष उनके स्वराज्य के मनाए। मतलब 350 वर्ष पूर्व इस देश में जो इस्लामी शासन था उसको समाप्त किया गया था। 78 वर्षों में मराठों ने दिल्ली में आकर लाल किले पर भगवा लगाया था। मतलब हिंदुस्तान भी ये कर चुका है। अगर हम 350 वर्ष पूर्व कर चुके हैं, स्पेन 800 वर्ष पूर्व कर चुका है, म्यांमार 12 वर्ष पूर्व कर चुका है और श्रीलंका 5 वर्ष पूर्व कर चुका है, तो हिंदुस्तान भी कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और ये करना चाहिए। ये मांग मैं करूंगा इस देश का यही एजेंडा हो। हम आर्थिक तौर पर चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हम सैनिकी सामर्थ्य में बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। मुझे इस पर अपने देश के इन तमाम पराक्रमों पर प्रसन्नता है, समाधान है, गर्व है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये भरपूर है लेकिन पर्याप्त नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं सरकार से कुछ रोड मैप की बातें भी आज तय करके आया हूं। मैं सामान्यतः लिखकर कभी भाषण नहीं रखता हूं ना। निश्चित तौर पर हमारे 10 करोड़ बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ होगा और इसलिए विदेशी फंडिंग और वैचारिक नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार। 5वां, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू करना और 6वां, घुसपैठियों को विदेशी सैनिक मानकर चिन्हित करके उनको बाहर निकालने के लिए एनआरसी लाना। भाइयों और बहनों, यदि हिंदुस्तान ने आज युद्ध को पहचान कर इस पर काम किया तो मेरे ये शब्द इतिहास में निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक मांग के तौर पर रखे जाएंगे। और अगर ये ऐसा हम नहीं कर पाए तो जो भी ऐसा मानते हैं कि हम सत्ता के पदों पर बैठकर इतिहास में स्वर्णाक्षरों में हमारा स्थान निश्चित करे, वो ध्यान रहे इस देश के और दुनिया के बड़े बड़े सम्राटों के नाम समाप्त हो गए क्योंकि उनका विचार फॉलो करने वाला वर्ग नहीं रहा। आज जो भी जहां पर भी सत्ता में है, केवल पदों पर बैठने से स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा नहीं जाएगा, बल्कि इस समय जब देश निर्णायक मोड़ पर है तो ये जरूर कहा जाएगा कि जिनके पास देश को गजवा हिंद बनने से रोकने की शक्ति थी, उन्होंने वो नहीं किया, वो नायक के खलनायक कहलाएंगे। और इसलिए यही समय है, सही समय है और देश को आगे लेकर जाकर बचाने का संकल्प लेने का भी यही सही समय है। मैं आशा करता हूं सुदर्शन के करोड़ों दर्शक सोशल मीडिया या टीवी से या विभिन्न माध्यमों से जो हमारे इन संकल्पों को हमेशा पूरा करने में लगे रहते हैं, आज के मेरे संबोधन में अपने हृदय से निकलती हुई धड़कनों को निश्चित तौर पर याद करेंगे। और इसलिए आज के इस दिन पर यह संकल्प पूरा करने के लिए भारत माता के 3 जयकारे लगाकर मैं मेरे संबोधन को समाप्त करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।